कुशलपुर गांव में मोहन अपने पिता के देहांत के बाद बिरयानी की दुकान संभाल रहा था। मोहन की बिरयानी की दुकान कुशलपुर गांव में काफी मशहूर थी। हर कोई मोहन के पिता श्यामलाल के हाथों की बिरयानी बहुत पसंद करता। लेकिन श्यामलाल के देहांत के बाद मोहन अपने पिता की दुकान को संभालता है, तो मोहन अपने पिता की तरह ही बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाया करता था, जिस वजह से मोहन की दुकान पर और ज्यादा लोग बिरयानी खाने आया करते। एक रोज गांव का ही रवि मोहन की दुकान पर बिरयानी लेने आता है। अरे मोहन भाई, 2 किलो बिरयानी दे दो। आज बीवी ने खाना नहीं बनाया है, कह रही है कि मोहन भाई के हाथों की बिरयानी खानी है। अरे भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी देता हूँ। अब जब मोहन बिरयानी देने के लिए दुकान में जाता है, तो वो देखता है कि बिरयानी तो खत्म हो चुकी है। बस 1 किलो बिरयानी बची है, जिसे लेकर मोहन रवि के पास पहुंचता है और रवि से कहता है। अरे भाई, आज तो आपको आने में लेट हो गया। बिरयानी तो खत्म हो चुकी है, बस यही 1 किलो बिरयानी बची है। ओह अच्छा, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, आप मुझे 1 किलो बिरयानी ही दे दो, वरना खाने पर बिल्कुल आफत हो जाएगी। मोहन रवि से पैसे लेकर उसे 1 किलो बिरयानी दे देता है। उसके बाद मोहन अपनी बिरयानी की दुकान में मुर्गियां देखने जाता है, तो वो देखता है कि दुकान में तो एक भी मुर्गियां नहीं है। अब क्या करूं, मुर्गियां तो खत्म हो चुकी हैं और अभी शाम में ग्राहकों की फिर से लाइन लग जाएगी। लगता है मुझे मुर्गियां लानी ही होंगी। इतना कहकर मोहन मुर्गियां लेने के लिए निकल पड़ता है। अब मोहन कसाई की दुकान पर जाकर कसाई से कहता है। अरे भाई, मुझे 10 मुर्गियां दे दो, कल फिर मैं शाम तक मुर्गियां लेने आऊंगा। लगता है तुम्हें मुर्गियों का रेट पता नहीं है। मुर्गियों का रेट बढ़ गया है और 10 मुर्गियों के पूरे 10,000 देने होंगे। अभी मैं कोई उधार नहीं दूंगा तुम्हें, पहले बता दे रहा हूँ। इतनी महंगी मुर्गियां? अरे बाप रे, मैं सुबह ही तो मुर्गी लेने आया था। अब मुझे तो मुर्गी चाहिए ही चाहिए। अब क्या करूं? चलो कोई बात नहीं, मुर्गी के दाम बढ़ गए हैं तो मैं अब बिरयानी बनाना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मुझे 4 मुर्गी दे दो। मोहन उस कसाई से 4 मुर्गियां लेकर आता है और उसकी बिरयानी बना लेता है। अपनी दुकान के बाहर 40 रुपए किलो बिरयानी का बोर्ड लगा देता है। तभी उसकी दुकान पर एक औरत का आना होता है और वो औरत मोहन की दुकान के आगे लगे बिरयानी के बोर्ड को पढ़कर मोहन से कहती है। अरे बाप रे बाप, 400 रुपए किलो बिरयानी! बिरयानी बेच रहे हैं या सोने के दाम पर बिरयानी में हीरे डालकर दे रहे हैं ये लोग? हाय तौबा रे तौबा, इतनी महंगी बिरयानी! अरे बहन जी, मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाना पड़े। अब क्या कर सकता हूँ? आगे से सामान के रेट भी बढ़कर आ रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत मुनाफा तो कमाना ही है। अरे धत, रख अपनी बिरयानी अपने पास। मुझे नहीं लेनी तेरी 400 रुपए किलो वाली बिरयानी। उस औरत के जाने के बाद मोहन का पुराना ग्राहक रवि फिर से मोहन की दुकान पर बिरयानी लेने के लिए आता है। अरे मुझे पता था कि तुमने बिरयानी बना ली होगी। चलो जल्दी से बिरयानी लगा दो। और ये क्या, बिरयानी का दाम तो कुछ ज्यादा ही लिखा रखा है मोहन भाई तुमने। अरे नहीं नहीं, अब क्या बताऊं आपको, मुर्गी के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाना पड़ गए। ये तो बहुत गलत है, इतनी महंगी बिरयानी। नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं। रहने दो मोहन भाई, हम तो सूखी खाकर ही रह लेंगे। सोचा था अच्छे खासे दाम पर भरपेट बिरयानी खाने को मिल रहा है तो बिरयानी ही खा लो, लेकिन इतनी महंगी बिरयानी ना बाबा ना। रवि इतना कहकर मोहन की दुकान से चला जाता है। अब मोहन ने तो महंगी मुर्गियों की बिरयानी बनाई थी और वो अपनी दुकान के आगे महंगी बिरयानी का बोर्ड भी लगा देता है। उस बोर्ड को देखकर मोहन के पास कोई भी बिरयानी लेने नहीं आता। अगले दिन भी मोहन उस बिरयानी को दुकान में लगाता है ताकि उसकी बिरयानी बिक जाए। पर समय के साथ बिरयानी में से बदबू आने लगती है और मोहन
हार कर जब बिरयानी को खराब हो जाती है तो उसे कूड़े में डाल देता है। लेकिन जैसे ही मोहन बिरयानी को कूड़ेदान में डालता है, वैसे ही उस बिरयानी को खाने के लिए बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये कौवे कितने भूखे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बिरयानी डालकर जाने का इंतजार कर रहे थे। देखो जरा, कितने सारे कौवे आ गए हैं बिरयानी खाने। जैसे ही मोहन खराब बिरयानी को कूड़े में डालता है, वैसे ही कौवों का झुंड उस बिरयानी को खाने लगता है। मोहन कौवों को देखकर थोड़ी देर उन्हें देखता रह जाता है और उन्हें देखते हुए खुद से कहता है, क्या बात है, अब तो मुझे बिरयानी के दाम गिराने ही होंगे, क्योंकि अब चिकन बिरयानी के साथ इन कौवों की बिरयानी मेरी दुकान पर बिका करेगी। अब अगले ही दिन फिर से मोहन अपनी बिरयानी का दाम वापस से पहले जैसा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगती है। हर कोई मोहन के हाथों की बिरयानी खाकर उसकी खूब तारीफ करता है। तभी वहां मोहन का पुराना ग्राहक रवि भी आता है। अरे मोहन भाई, अच्छा किया जो फिर से बिरयानी के दाम वापस पहले जैसे कर दिए। मैं तो आपकी बिरयानी का स्वाद चखे बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकता। चलिए जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। अरे क्यों नहीं रवि भाई, बैठो बैठो, मैं अभी बिरयानी लगा देता हूँ। मोहन इतना कहने के बाद रवि को बिरयानी दे देता है। लेकिन रवि जब बिरयानी में पतले पतले लेग पीस देखता है तो वो मोहन से कहता है, अरे भाई, मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? लगता है बीमार मुर्गी उठा लाए हो तुम। हाँ हाँ रवि भाई, थोड़ी कमजोर मुर्गी थी। कोई बात नहीं, स्वाद तो मुर्गी का वैसा ही आना है, बस लेग पीस थोड़ी पतली दुबली है। इतना कहने के बाद रवि जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगता है। मोहन ने 2 मुर्गियां और कई सारे कौवों की बिरयानी बनाई थी और उस कौवे बिरयानी को वो अपने ग्राहकों को बड़े ही चाव से परोस रहा था। ग्राहक भी बिरयानी खाने के बाद मोहन की खूब तारीफ कर रहे थे। अब रवि बिरयानी खाकर मोहन को पैसे देकर मोहन की बिरयानी की तारीफ करते हुए कहता है, अरे मोहन भाई, तुम्हारे हाथों की बिरयानी खाकर तो मन करता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। कौ कौ। अरे ये क्या था? कौ। अरे रवि भाई, तुम्हारे गले से काव काव की आवाज क्यों आ रही है? काव काव। पता नहीं क्यों। काव काव। अरे मोहन भाई, ये क्या खिला दिया? काव काव। मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी, लेकिन ये कौवे की काव काव की आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे नहीं पता। रवि को अपने गले से कौवे की आवाज सुनकर बड़ी हैरानी होती है। अब जब वो घर आता है तो अपनी पत्नी चंदा को सारी बात बताता है। चंदा भी गुस्से में अपने पति रवि को मोहन की दुकान पर लेकर जाती है। अरे मोहन भैया, ये क्या किया आपने? मेरे पति को चिकन बिरयानी कहकर कौवा बिरयानी तो नहीं खिला दी ना? इनके मुंह से कौवे की आवाज कैसी आ रही है? हर बात पर ये काव काव की आवाज निकाल रही है। काव काव। भाग्यवान, बिल्कुल सही कह रही हो। काव काव। देखो तो जरा कैसी आवाज निकाल रहे हैं मेरे पति। अरे भाभी जी, अब मुझे क्या पता कि ये आवाज इनके गले से क्यों निकल रही है। आप इन्हें मेरे पास क्यों लेकर आई हैं? डॉक्टर के पास लेकर जाइए, वही अब इसका इलाज करेंगे। चंदा की बात सुनकर मोहन की दुकान पर बैठे ग्राहक एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं कि आखिर चंदा ने ये क्या बोल दिया। और रवि के गले से कौवे की आवाज सुनकर तो बस सब हैरान ही रह जाते हैं। अब मोहन की दुकान पर बैठा एक आदमी बोलता है तो उसके गले से भी कौवे की आवाज निकलती है। और अब ऐसे ही वहां मौजूद सभी ग्राहक मोहन को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ मोहन की बात सुनकर चंदा अपने पति रवि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अरे डॉक्टर साहब, देखिए मेरे पति के गले से ना जाने क्यों कौवे की काव काव निकल रही है। अजी जरा बोलकर दिखाइए। अरे डॉक्टर साहब, काव काव। जब से मैंने मोहन की चिकन बिरयानी खाई है, काव काव, तब से मेरे गले से काव काव की आवाज निकल रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। काव काव।
काओ काओ, अच्छा ये मामला है। कोई बात नहीं, अब मुझे आपका गला ही काटना होगा, तभी ये आपकी काओ काओ की आवाज बंद होगी। अरे डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मेरे पति का गला काट देंगे तो मेरा पति तो मर जाएगा ना। काओ काओ, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। आप डॉक्टर हैं या जल्लाद? अब गला तो काटना ही पड़ेगा। मेरा काम है मरीजों को ठीक करना। इतना बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला चाकू लिए रवि की तरफ दौड़ पड़ता है। रवि भी अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन जब वो डॉक्टर को रोकने लगता है तो वो देखता है कि उसके गले से कौवे की आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि वो डर से कौवे की आवाज निकालना बंद कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ मोहन की बिरयानी की दुकान चौपट हो जाती है। और उस दिन के बाद से मोहन कहाँ गया और उसकी दुकान का क्या हुआ, इसका कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि सब नामो निशान मिट जो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बनी रहें हमारे चैनल पर। भैरवपुर गांव में दीनदयाल अपनी पत्नी शोभना के साथ रहा करता था। दीनदयाल एक किसान था जो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। दीनदयाल की फसल हर साल की तरह इस साल भी काफी अच्छी हुई थी, जिसे देखकर गांव के लोग दीनदयाल से जलने लगे थे। एक रोज दीनदयाल खेतों में काम कर रहा था, तभी उसके पास गांव का सुकेश आता है। दीनदयाल भाई, क्या बात है, तुम्हारी खेती तो इस साल भी गांव में सबसे अच्छी हुई है। ऐसा क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई सुकेश, बस ये तो मेरी मेहनत का कमाल है। जितनी मेहनत तुम करते हो उतनी मेहनत तो हम भी करते हैं, तो भला हमारे खेतों में बरकत क्यों नहीं हो रही? सुकेश भाई, धैर्य और मेहनत किस्मत बदल देती है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और मेहनत करो, ऊपर वाला तुम्हारा साथ जरूर देगा। अच्छा, चलता हूं अब। दीनदयाल सुकेश को इतना कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। सुकेश दीनदयाल की इस बात को सुनकर गांव के ही रमेश से बोलता है। सुना रमेश भाई, कैसे हमें बना गया ये। हर साल पूरे गांव में इसकी खेती अच्छी क्यों होती है? अरे मेहनत तो मैं और तुम और सारा गांव करता है ना। इसके सर पर ऊपर वाले का हाथ है और जरूर ये खेत में कुछ ऐसा करता है जिससे इसकी खेती अच्छी होती है, लेकिन ये हमें बताना नहीं चाहता। दीनदयाल से कुछ लोग काफी ज्यादा जला भुना करते थे, क्योंकि दीनदयाल बहुत सीधा और मेहनती था और उसकी खेती बाड़ी भी खूब अच्छी उपज देती थी। अब दीनदयाल घर पहुंचता है और हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए घर पे बैठ जाता है। दीनदयाल की पत्नी शोभना ने दीनदयाल के लिए दाल चावल के पापड़ तले होते हैं, जो कि दिखने में बड़े स्वादिष्ट होते हैं। दाल चावल के साथ पापड़ खाता हुआ दीनदयाल भी अपनी पत्नी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता और अपनी पत्नी की तारीफ में कहता है। अरे शोभना, तुम्हारे हाथों के पापड़ खाकर तो मुझे मेरी नानी के पापड़ याद आ जाते हैं। वो भी बड़े स्वादिष्ट पापड़ बनाया करती थीं। अजी, आपको मेरे हाथों की पापड़ इतने पसंद आए, ये तो अच्छी बात है। मेरी मेहनत सफल हो गई। आप इसी तरह खाना खाकर अगर मेरी तारीफ कर दें तो मुझे और क्या ही चाहिए। वाकई अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पापड़, तभी इतनी तारीफ कर रहा हूं मैं तुम्हारी। अच्छा चलिए, अब तारीफ करना बंद भी कीजिए और मुझे ये बताइए कि इस बार की फसल तो अच्छी हुई है ना? गांव वाले हमारे खेत की फसल देखकर जन भून रहे हैं। ये तो अच्छा है ना, क्योंकि अभी ही रमेश और सुकेश मुझे मिले थे और वो कह रहे थे कि इस बार भी तुम्हारी फसल अच्छी हुई है, बल्कि सारा गांव अपनी फसल को लेकर परेशान है। तो मैंने भी कह दिया कि मेहनत करो और फल पाओ। दीनदयाल अपना खाना पीना खाकर सोने चला जाता है, लेकिन देर रात अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज तूफान के साथ आंधी आने लगती है और कुछ ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और पूरी रात ये आंधी यूं ही बरकरार रहती है।
जैसे ही अगली सुबह होती है और शोभना उठकर बाहर देखती है, तो बारिश के कारण जगह जगह पर पानी भर चुका था। ये देखकर शोभना जल्दी से अपने पति को उठाती है और कहती है, अजी देखिए ना, बाहर बारिश हुई है। लगता है कि बहुत ज्यादा बारिश थी। अगर ऐसा हुआ है तो हमारी फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जरा जाकर देखिए ना कि क्या हुआ है। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो, मैं देख कर आता हूँ कि फसल का क्या हाल है। इतना कहने के बाद दीनदयाल खेतों की तरफ निकल जाता है और जब दीनदयाल खेत पहुंचता है तो वो देखता है कि बाकी लोगों की तरह ही दीनदयाल के खेतों में भी पानी भर चुका था, जिसे देखकर दीनदयाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना सर पकड़ लेता है और वहां बैठकर फूट फूट कर रोता है। जिसके बाद वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर दुखी मन से घर लौट आता है और शोभना उसे देखते ही समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। अजी, आप इतने उदास और मायूस क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। फसल बर्बाद हो गई क्या? अरे भाग्यवान, तुम फसल बर्बाद होने की बात कर रही हो। फसल तो रही नहीं खेत में, खेत पानी में डूब चुका है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब हम पूरे साल अपने राशन पानी का खर्चा कैसे निकालेंगे? हमारे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं जिससे सिर्फ एक हफ्ते का राशन ही आ पाएगा। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं मेहनत मजदूरी करके घर चला लूंगा। तुम चिंता मत करो, अब फसल तो अगले साल ही बोई जाएगी। दीनदयाल फसल बर्बाद होने के बाद काफी सोच में पड़ जाता है। अब देर रात जब दीनदयाल खाना खा रहा होता है, तभी शोभना अपने पति के लिए गर्मा गर्म पापड़ तल कर लाती है। अरे शोभना, पापड़। क्या मतलब जी पापड़? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें मैं पापड़ की तरह दिख रही हूँ क्या? अरे यहाँ घर में चिंता का माहौल है और तुम मेरे मोटापे का मजाक उड़ा रहे हो। तुमने मुझे पापड़ कहा। अरे शोभना, मैं तुम्हारे पापड़ की बात कर रहा हूँ जो तुम अपने हाथों से बनाती हो। क्यों ना हम इसी पापड़ को बेचकर पैसे कमाएं। अजी, मेरे हाथों के बने पापड़ तो कुत्तों को भी पसंद नहीं आते। कल ही कुत्ते को डाला था, उसने तो सूंघ कर ही छोड़ दिया। और आप कह रहे हैं कि मेरे हाथों का पापड़ अच्छा है? अरे कुत्ते भी कहीं पापड़ खाते हैं? तुम भी कैसी बातें करती हो, बेवकूफों वाली। मैं कहता हूँ मैं गांव गांव जाकर तुम्हारे हाथों के बने पापड़ को बेचा करूंगा। बस तुम पापड़ बनाने की तैयारी शुरू कर दो। पर जी, इसे बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। कोई बात नहीं, तब तक मैं बाजार में सब्जियां बेच लूंगा और जब पापड़ बनकर तैयार हो जाएंगे तो मैं उन्हें गांव गांव जाकर बेच आऊंगा। 2 दिन तक तो दीनदयाल बाजार में जाकर सब्जियां बेचता है और जब शोभना पापड़ बनाकर तैयार कर लेती है, तो दीनदयाल मसाले वाले पापड़ टोकरी में भरकर गांव गांव में लोगों को बेचने निकल पड़ता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसाले वाले पापड़। एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। बच्चे हो या बूढ़े, सबको पसंद है ये पापड़। पापड़ ले लो, पापड़। अरे भाई साहब, जरा रुकिए। कैसे पैकेट पापड़ बेच रहे हैं? पापड़ ताजा और स्वादिष्ट तो है ना? देखिए, अगर अच्छा ना हुआ तो अगली बार वापस कर दूंगी। अरे बहन जी, आप पापड़ को देख लीजिए, एकदम ताजा और स्वादिष्ट पापड़ बनाती है मेरी पत्नी। अपने घर के बने हुए पापड़ बेच रहा हूँ, इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। अरे वाह वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। वाकई बहुत स्वादिष्ट पापड़ बनाती है आपकी पत्नी। चलिए, जल्दी से मुझे 10 पैकेट पापड़ तो दे दीजिए। मैं भी अपने घर वालों को ये पापड़ खिलाना चाहती हूँ। दीनदयाल भी उस औरत को पापड़ दे देता है। वो औरत दीनदयाल को पैसे देती है, जिसके बाद दीनदयाल आगे घूम घूम कर गाँव में पापड़ बेचता है। लोगों को दीनदयाल के पापड़ खूब भा जाते हैं और पहले ही दिन दीनदयाल के सारे पापड़ बिक जाते हैं और अच्छी कमाई भी होती है। अब दीनदयाल घर आता है तो शोभना अपने पति दीनदयाल से कहती है, अजी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ बताइए ना, कुछ पापड़ बिके भी या नहीं?
अरे कुछ पापड़, तुम्हारे तो सारे पापड़ बिक गए। अब कल से तुम्हें ज्यादा पापड़ बनाने होंगे, क्योंकि उतने पापड़ तो 4-5 लोगों ने ही खरीद लिए। क्या आप सच कह रहे हैं? लोगों को मेरे हाथ के बने पापड़ इतने ज्यादा पसंद आए हैं क्या? ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब अगले दिन शोभना थोड़े पापड़ बनाती है और दीनदयाल आसपास के गांव में घूम घूम कर पापड़ बेचता है। अब ऐसे ही कई दिन भी बीत जाते हैं और जब दीनदयाल की पापड़ की बिक्री अच्छे चलने लगती है तो दीनदयाल गांव में ही पापड़ की दुकान लगा लेता है। ये देखकर सुकेश और रमेश दीनदयाल से जलते हैं और एक दूसरे से उसकी चुगली करते हैं। देख रहा है ना रमेश, इसकी फसल क्या खराब हुई, अब ये पापड़ बेचने लगा है। ये पहले गांव गांव में घूमकर पापड़ बेचता था, अब गांव में ही पापड़ की दुकान लगा ली है इसने। भगवान भी इसका खूब साथ दे रहा है। अरे सुकेश, रमेश, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, घर के बने पापड़ खाकर देखो। तुम्हारी भाभी के हाथों के बने हैं मसाले वाले पापड़। नहीं नहीं, हमें ये सब खाने का कोई शौक नहीं है। तुम अपने पापड़ गांव वालों को बेवकूफ बनाकर ही खिलाओ। दीनदयाल सुकेश की बातों को अनसुना करके बस अपने काम पर ध्यान देता है। एक रोज दीनदयाल की दुकान पर गांव का मुखिया दीनदयाल को 200 पापड़ के पैकेट का ऑर्डर देकर जाता है, क्योंकि गांव के हर किसी को इतना तो पता चल ही गया था कि दीनदयाल का पापड़ जैसा पापड़ कहीं नहीं मिल सकता। अब दीनदयाल मुखिया के कहे अनुसार 20 पैकेट पापड़ एक सप्ताह के अंदर तैयार करवा लेता है। लेकिन मुखिया जब दीनदयाल को पापड़ के ऑर्डर देने आया था तब ये बात सुकेश और रमेश ने सुन ली थी और वो पापड़ जब बनकर तैयार हो जाते हैं तो दीनदयाल के घर से पापड़ चोरी कर लेते हैं। अब जब अगली सुबह शोभना उठती है तो वो अपने घर का दरवाजा खुला देखती है और आंगन में रखे पापड़ की टोकरी गायब देखकर हैरान रह जाती है। अजी सुनिए, इतनी मेहनत से और जदोजहद से जो 200 पैकेट के पापड़ हमने तैयार किए थे मुखिया जी के लिए, वो तो आंगन में है ही नहीं और दरवाजा भी खुला पड़ा है। लगता है कोई चोर आकर हमारे सारे पापड़ लेकर चला गया। अरे कैसी बातें कर रही हो? मुखिया जी को आज ही वो पापड़ का ऑर्डर देकर आना था। अब मुखिया जी तो मुझे खूब खरी खोटी सुनाने वाले हैं, लेकिन मुझे ये बात मुखिया जी को बतानी होगी। दीनदयाल अब मुखिया जी को सारी बात बताने पहुंचता है, लेकिन मुखिया बहुत गंभीरता से दीनदयाल को 2 दिन का मौका और देता है ताकि 2 दिन के बाद दीनदयाल पापड़ की तैयारी कर सके। दीनदयाल उदास मन से फिर से अपने घर लौट ही रहा होता है कि तभी दीनदयाल को सुकेश का बेटा पापड़ खाते हुए दिखता है। अरे सुकेश के बेटे, ये पापड़ के पैकेट तो मेरी पत्नी के बने हुए लग रहे हैं। तुझे कहाँ से मिले? तेरा बाप तो इतना कंजूस है कि वो कभी पापड़ भी नहीं खरीद के ले गया। अरे नहीं नहीं, मेरे पापा ने तो टोकरी भरकर पापड़ खरीदा है आपसे और वो मेरे घर में रखे हैं। मैं उसी में से इतने सारे पापड़ निकाल कर लेकर आया हूँ खाने के लिए और यहाँ अकेले बैठकर खा रहा हूँ। मेरे दोस्त मुझे पापड़ मांग रहे थे, भला मैं उन्हें क्यों कुछ दूं? पूरा बाप पर गया है तू भी। अच्छा ठीक है, तेरे बाप की खबर तो मैं लेता हूँ। इतना कहने के बाद ही दीनदयाल सारी बातें पहले तो अपनी पत्नी और फिर मुखिया को बताने पहुंचता है और अपने साथ मुखिया और उसके आदमियों को लेकर सुकेश के घर भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही सुकेश मुखिया को देखता है तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शायद अब उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो मुखिया को देखकर घबरा जाता है। अरे मुखिया जी, आप यहाँ, वो भी दीनदयाल के साथ? क्या बात है दीनदयाल, आज तुम मेरे घर कैसे? कहाँ रखी है मेरे पापड़ की टोकरी? चल जल्दी से वापस कर दे, वो मुखिया जी के पापड़ हैं। कौन से पापड़? कैसे पापड़? मुखिया जी, ये ऐसे नहीं मानने वाला। आपको अपने आदमियों को अंदर भेजना ही होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दीनदयाल की बात सुनकर मुखिया अपने आदमियों को सुकेश के घर के अंदर भेजता है। तभी मुखिया के आदमी सुकेश के घर के अंदर तलाशी लेते हैं और उन्हें दीनदयाल की पत्नी के हाथों के बने पापड़ की टोकरियां मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर आते हैं।
और मुखिया को ये समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि चोरी सुकेश ने की है। उसके बाद सुकेश की तो खूब धुनाई होती है, लेकिन दीनदयाल की मेहनत बच जाती है। और मेहनत के साथ दीनदयाल का पापड़ तो पहले से ही फेमस हो चुका था। अब तो दीनदयाल पापड़ वाले के नाम से वो और भी मशहूर हो जाता है और दूर दूर के गांव में भी उसके पापड़ की बिक्री बढ़ने लगती है और वो खूब नाम, पैसा और शोहरत भी कमाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।